दोस्तों, बिहार एसएससी के लिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ये हमारा 7 होने वाला है। ठीक है। इससे पहले हम लोग जो है 6 को प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के जो आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। और इसका पीडीएफ, ठीक है, इसका पीडीएफ जो है आपको कहाँ से मिलने वाला है, तो इसका पीडीएफ भी जो है आपको टेलीग्राम से ही मिलने वाला है। तो वहां से जाइए और इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करके जो है आप रिवीजन साथ ही साथ कर सकते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न क्या है कि गुजरात, ठीक है, गुजरात विजय की यादगार में जो है अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण जो है ये करवाया था। देखो, अकबर की हम बात कर रहे तो अकबर ने जो है ये 572 में, ठीक है, 572 में जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। ठीक है, बुलंद दरवाजा का निर्माण जो कि ये कहाँ पर पड़ता है, ये फतेहपुर में पड़ता है, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में जो कि ये पड़ता है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में। और अकबर ने जो है जैसे कि मुजफ्फर शाह मतलब तृतीय को पराजित करके जो है गुजरात पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है, गुजरात पर। तो इसको जो है आपको याद रखना। और गुजरात में जो है अकबर ने प्रथम बार समुद्र रेखा, सॉरी क्या कहते हैं, समुद्र नहीं बल्कि गुजरात में जो है अकबर ने प्रथम बार जो है ना ये समुद्र को देखा था। ठीक है, अकबर ने समुद्र को प्रथम बार ही देखा था गुजरात में। और मालवा के शासक जो कि बहादुर मतलब क्या कहते हैं बाज बहादुर को भी जो ये पराजित कर दिया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर की, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो है किस राज्य में जो है स्थित है। देखो, अजंता एवं एलोरा की गुफा की हम बात कर ले तो ये दोनों जो है ना कहाँ पर स्थित है। देखो, ये दोनों जो है ना महाराष्ट्र में, कहाँ पर स्थित है, ये जो है दोनों जो है ना महाराष्ट्र में स्थित है। और अजंता में सबसे पहले हम बात करते हैं अजंता की। तो अजंता में जो है ना कुल जो है 29 गुफा है। कितना है, 29 गो गुफा है। अजंता में जो है टोटल कितना गुफा है, 29 गुफा है। जो कि वर्तमान में जो वो 6 गो अभी शेष बच चुका है। ठीक है, वर्तमान में यदि आप चलते हैं तो अभी जो है ना 6 गो बचा हुआ है। ठीक है, 6 गो। और गुफा संख्या 16, ठीक है, इसमें जो है ना गुफा संख्या 16 हो गया और 17 हो गया। ठीक है, 16 और 17 दोनों जो है ये गुप्तकालीन है। क्या है, दोनों क्या है, गुप्तकालीन है। और गुफा संख्या 16 में जैसे कि मरण मतलब क्या कहते हैं मरणासन, जो कि राजकुमारी का चित्रण जो कि वहां पर मिलता है। और गुफा नंबर 17 की बात कर ले तो गुफा नंबर 17 के चित्र को जैसे कि चित्रशाला कहा गया है। ठीक है, वो जो कि अभी भी आपको इसमें जो है जैसे कि माता शिशु का चित्रण जो कि अभी सजीव लगता है। ठीक है, अभी भी मतलब वहां पर मिलता है। और महायान, ठीक है, महायान जो है ना महायान शाखा से संबंधित अजंता की गुफाएं जो कि ये मतलब होता है। ठीक है। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं एलोरा की। देखो, एलोरा की थोड़ा हम बात करना चाहेंगे तो एलोरा की गुफा को जो है राष्ट्रकूट के द्वारा जो कि इसे मतलब हासिल हुई थी। किसके द्वारा, राष्ट्रकूट के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रकूट के द्वारा एलोरा की गुफा। और एलोरा की गुफाओं में जैसे कि बौद्ध हो गया, हिंदू हो गया, जैन हो गया, तीनों का समावेशन होता है। ठीक है, एलोरा की गुफा में जो है ना, एलोरा की गुफा में यहाँ पर जैसे कि बौद्ध हो गया, हिंदू हो गया, जैन हो गया, तीनों का समावेशन होता है। और एलोरा में जैसे कि 34 गो गुफा है। ठीक है, इसमें गुफा की संख्या कितना है, तो इसमें गुफा की संख्या जो है ना 34 गो है। जिसमें बौद्ध की बात कर ले तो बुध के लिए जो है 1 से लेकर 12 तक। ठीक है, बुध के लिए 1 से लेकर 12 तक हो जाएगा। और हिंदू के लिए देखो फ्रेश में हम बता देते हैं। तो बुध के लिए जो है, बुध के लिए गुफा संख्या जो है 1 से लेकर 12 तक हो जाएगा। वही हिंदू के लिए हम बात कर ले तो हिंदू के लिए गुफा संख्या जैसे कि 13 से लेकर 29 हो जाएगा। और जैन के लिए गुफा संख्या की हम बात कर ले तो जैन के लिए जैसे कि 30 से लेकर 34, कितना, 30 से लेकर 34, यानी कि एलिफेंटा की गुफाएं भी जो ये महाराष्ट्र में ही
स्थित है। तो इस टाइप से जो है टोटल गुफा की संख्या जो है ये एलोरा में जो है गुफा में कितना है, 34 गो है। ठीक है, कितना है, 34 गो है। और उसमें जो कितना था, अजंता की गुफा में कितना मतलब जो है गुफाएं था, तो उसमें जो है आपको याद रखना है 29 गो गुफाएं, जो कि वर्तमान में भी 6 गो ही कार्यरत है। ठीक है, 6 गो। चलिए, चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर की, किस अवधि में, क्या है कि किस अवधि में पूरा भारतवर्ष जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है। किस अवधि में जो है पूरा भारतवर्ष जो है ये अपना दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में जो है ये आ जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून में। देखो ये जैसे कि हम बात कर ले तो 20 से लेकर 30 जून के मध्य जो कि ये आ जाता है। ठीक है, 20 से लेकर 30 जून। देखो मानसून जो होता है ना, ये मानसून अरबी भाषा के मौसमी शब्द से बना हुआ है। ठीक है, अरबी भाषा के मौसमी शब्द से ये बना हुआ है। और भारत में जो है ना दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग जो है ना, लगभग दक्षिण पश्चिम मानसून जो है इससे लगभग यानी कि 3/4, कितना, 3/4 भाग जो है वर्षा होती है। ठीक है, इतना जो कि आप समझ सकते हैं कि इससे वर्षा होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइए, 4 नंबर की, अधिकांश मौसमी घटनाएं इनकी डैश में संपन्न होती है। देखो सबसे ज्यादा मौसमी घटनाएं जो ये कहाँ पर मतलब संपन्न होती है, देखो सबसे ज्यादा जो होती है ना ये झोव मंडल में होती है। ठीक है, कहाँ होती है, ये झोव मंडल में होती है, झोव मंडल में। चलिए अगला प्रश्न है कि 49वीं पेरेलल, क्या है, 49वीं पेरेलल किन दो देशों के बीच की सीमा है। ये जो है दोनों किन मतलब देश की सीमा है। देखो 49वीं पेरेलल जो है ना, जैसे कि मतलब ये मतलब एक देश की रेखा, जैसे कि यूएसए हो जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगा यूएसए और एक दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा कनाडा। ठीक है, इन दोनों के बीच जो है ना ये मतलब सीमा रेखा होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो कहने का मतलब जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। ठीक है, और बात कर ले कि जैसे कि उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य जो है कौन आता है, तो 38 डिग्री अक्षांश जो कि ये आता है। ठीक है, 38 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है 6 नंबर की, अधिकतर सामाजिक जीवन की वे मतलब दशाएं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है, यह जो है कथन किसने कहा है। देखो यह कथन जो है ना लॉस्की ने कहा है, किसने कहा है, तो ये कथन जो है ना लॉस्की ने जो कि कहा था। ठीक है, लॉस्की ने। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की जैसे कि 8वें अनुच्छेद में कौन सी भाषा जो कि 2003 में जो कि इसे जोड़ा गया है, यानी कि ऐसा कौन सा भाषा है जो कि 8वें अनुच्छेद के मतलब 8वें अनुच्छेद में भाषा जो कि ये जोड़ा गया है, बताइए कौन सी भाषा जो है ये जोड़ा गया है। देखो जैसे कि हम बात करना चाहेंगे तो देखो यहाँ पर जैसे मूल संविधान, ठीक है, मूल संविधान में जैसे कि 14 भाषा, कितना है, 14 भाषा जो कि ये 8वीं अनुसूची में जो ये शामिल किया गया है। ठीक है, 14 को भाषा जो कि ये शामिल किया गया है। तो यहाँ पर जो है ये संथाली भाषा को जो है 2003 में जो है ना सम्मिलित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसे को मतलब ये जाता है। देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय जो है ये किसे दिया जाता है, देशी रियासत के लिए। देखो देशी रियासत के लिए सरदार पटेल को जाता है, किसको जाता है, सरदार पटेल को। ठीक है, सरदार पटेल को।
ठीक है। और क्या कहते हैं ये मतलब लौह पुरुष के नाम से भी जो है ना, इससे सरदार पटेल को ही जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से। तो इसको भी जो ना आपको याद रखकर चलना है। चलिए, अगला प्रश्न है 9 नंबर की, यदि राष्ट्रीय क्या है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक वाद सांसद का अनुमोदन प्राप्त करना ये आवश्यक होता है, बताइए। ये जो है आवश्यक होता है। देखो, राष्ट्रीय आपातकाल की अनिश्चित काल तक लागू मतलब रखा जा सकता है, लेकिन प्रत्येक 6 माह में जो है सांसद की मतलब क्या होना चाहिए, वहां पर जो उपस्थिति होना चाहिए प्रत्येक 6 माह में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है ये कौन थे। तो इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसका जनक भी जो है ना, इसका जनक भी जो है ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को ही कहा जाता है। ठीक है। और संविधान सभा के सलाहकार की हम बात कर ले तो इसका सलाहकार जो है ये कौन था, तो इसका सलाहकार जैसे कि B.N. राव। ठीक है, B.N. राव थे। ठीक है, B.N. राव ये मतलब इसका सलाहकार थे। और संघ सदस्य की समिति के अध्यक्ष जो मतलब कि अस्थाई अध्यक्ष की हम बात करना चाहेंगे तो इसका अस्थाई अध्यक्ष जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा का। ठीक है। चलिए, चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है ये कब हुआ है। देखो, यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना यानी कि WTO। ठीक है, WTO की स्थापना, इसकी स्थापना जो है ना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को हुआ था। और गेट की स्थापना जो है ना, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है आपको गेट, ठीक है, यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो गेट की स्थापना जो है, यानी कि गेट की स्थापना 1947 में हुआ है। ठीक है, गेट की स्थापना कब हुआ है, तो गेट की स्थापना जो है ये 1947 में हुआ है। तो इसको भी जो है ना आपको याद रखकर चलना है। ठीक है। और WTO का मुख्यालय की हम बात कर ले, यानी कि विश्व व्यापार संगठन की मुख्यालय जो है ये जेनेवा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है जेनेवा में स्थित है। तो इसको भी जो है आपको याद रखकर चलना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी किस श्रेणी का होता है, किस श्रेणी का होता है। देखो, ये सतपुड़ा का होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सतपुड़ा श्रेणी में आता है। देखो, सतपुड़ा की पहाड़ियां जैसे कि हम बात कर लिए, सतपुड़ा की पहाड़ियां ये MP, ठीक है, MP राज्य में स्थित है। लेकिन यह ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। ठीक है, ये जो है ये मतलब जो है ना ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी चट्टानों से जो है ये बना हुआ है, ज्वालामुखी चट्टानों से। और इसकी ऊंचाई की हम बात कर ले तो इसकी ऊंचाई जो है 1350 किलोमीटर, कितना है, 1350 किलोमीटर है। और ये महादेव पर्वत पर स्थित है। ठीक है, महादेव पर्वत पर जो है क्या है, ये स्थित है महादेव पर्वत पर, यानी कि धूपगढ़। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान जो है ये किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है। देखो, ये अनुच्छेद 338 यानी कि ए में जो है ना ये किया गया है। ठीक है, 38A में। और ये आर्टिकल 16 की जो है ये अवसर की मतलब समानता का उपबंध जो है इसमें किया गया है। ठीक है। और ये 82 में जो है जैसे लोकसभा में स्थान का निर्धारण करना, क्या है कि लोकसभा जो होता है उसमें स्थान का निर्धारण कौन करता है, ये आर्टिकल यानी कि जो है 82 ही करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न बताइए, 14 नंबर में प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी।
भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है ये किसने जो है बिछवाई थी? देखो, भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जॉर्ज क्लार्क ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर जो है ये कौन सा है? देखो, पहला भारतीय शहर जो है ये अहमदाबाद हो जाएगा। ठीक है, अहमदाबाद। देखो, अहमदाबाद को विश्व धरोहर सूची में जो है वर्ष, कहने का मतलब जो है ना, वर्ष 2017, ठीक है, वर्ष 2017 में जो है इसे शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा निम्न में से किस भाषा को जो है शास्त्रीय घोषित किया गया है? किस भाषा को जो है ना शास्त्रीय जो है ये घोषित किया गया है? देखो, ये उड़ीसा भाषा को जो है ना शास्त्रीय घोषित किया गया है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, उड़ीसा भाषा को। चलिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि वर्तमान समय में जो है न कुल को 6 गो, कुल कितना, 6 शास्त्रीय भाषा जो है ये अपना भारत में अभी दिया गया है। ठीक है ना, 6 गो शास्त्रीय भाषा, जिसमें से पहला नंबर पर आता है यानी कि तमिल भाषा। ठीक है, तमिल भाषा को कब जोड़ा गया है? तो तमिल भाषा को 2004 में जोड़ा गया है। देखो, हम आपको बारीकी से यहाँ पर समझा देते हैं। तो सबसे पहला यानी कि 6 गो हो, तो सबसे पहले में जो है यानी कि तमिल भाषा आ जाएगा। कौन सा भाषा जो है? ये तमिल भाषा, जो कि इसे 2004 में जोड़ा गया है। और दूसरा नंबर की बात कर ले तो दूसरा में जो है ये संस्कृत को जोड़ा गया है। ठीक है, संस्कृत को। और ये संस्कृत जो है 2005 में जो है ये जोड़ा गया है। ठीक है, 2005 में। और तीसरा भाषा जो है ये कौन आता है? तो तेलुगु, जिसको हम लोग तेलुगु बोलते हैं। ठीक है, तेलुगु, तेलुगु या कन्नड़। ठीक है, तेलुगु या कन्नड़ भाषा को जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? ये 2008 में जो है इसे जोड़ा गया है। और चौथा स्थान पर जैसे कि बात कर ले तो चौथा स्थान पर जैसे कि मलयालम एक भाषा होता है। ठीक है, ठीक है, मलयालम जो है ना एक भाषा होता है, जो कि इसे 2013 में जो है जोड़ा गया है। और पांचवा की बात कर ले तो पांचवा नंबर में जैसे कि 2014 में उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा को शास्त्रीय भाषा जो कि ये दर्जा दिया गया है। ठीक है, उड़ीसा को। ठीक है, कब दिया गया है? 2014 में दिया गया है। और 2017 में जो है ये हो जाएगा। तो इस टाइप से जो है ना 6 गो शास्त्रीय जो कि भाषा जो कि अपना भारत में अभी जो है ये दिया गया है। ठीक है, तो इन सभी को जो है ना आपको याद रखकर चलना है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में जो है ये स्थित है? 3 जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये देखो, केरल में। कहाँ पर स्थित है? यह जो है ना केरल में स्थित है। ठीक है, केरल में। चलिए अगला प्रश्न है कि काला पेगोडा के नाम से प्रसिद्ध इमारत जो है ये कौन सा है? काला पेगोडा के नाम से जो है किसे जाना जाता है? देखो, काला पेगोडा के नाम से जैसे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर को जो है ये जाना जाता है। और ये कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किस राज्य में है? ये जो है ना ये उड़ीसा राज्य में। ठीक है, किस राज्य में पड़ता है? ये जो है उड़ीसा राज्य में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है कि घाटे जो है कि घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ होता है? देखो, घाटे का वित्त व्यवस्था जो होता है उसका अर्थ जो है यहाँ पर क्या होता है? उसका अर्थ जो है क्या होता है? तो काले घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ बताना है आपको। देखो, ये भी जो है ना जैसे कि बजट घाटे की तरह ही होता है। ठीक है, यह भी जो है बजट घाटे की तरह होता है। देखो, इसका अर्थ जैसे कि घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ कि जब कभी सरकार का आय, जब कभी जैसे कि सरकार का आय उसके द्वारा किए जाने वाले व्यय को कम हो जाती है, तो बजट में जो इस प्रकार के घाटे को पूरा करने के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाती है, तो उसी को जो है ना हम लोग घाटे की वित्त व्यवस्था या हिनार्ध प्रबंध भी कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से होता है।
तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि मांडू की रानी जो कि रूपमती का संबंध जो है ये किससे था? इसका संबंध जो है ये किससे था? आपको संबंध के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, संबंध के बारे में जो आपको बताना है। देखो इसका संबंध जो है ना ये बाज बहादुर से, किससे था? बाज बहादुर से जो कि इसका संबंध था। देखो मांडू में बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए ऊंची पत्थर की चट्टानों पर एक महल बनवाया था, ठीक है। मांडू जो है ना, मांडू जो है, मांडू ने बाज बहादुर ने रानी यानी कि रूपमती के लिए, किसके लिए बनाया है? तो रूपमती के लिए। आपको याद रखना है नाम क्या है, रूपमती के लिए जो है एक मतलब ऊंची पत्थर का चट्टान जो कि एक महल, चट्टान पर जो कि महल बनवाया था, ठीक है, महल बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था? ये चट्टान पर बनवाया था। और इस चट्टान की ऊंचाई की हम बात कर ले तो 400 मीटर, कितना हो जाएगा? 400 मीटर हो जाएगा। और रानी रूपमती का महल जो है जैसे कि विंध्याचल पर्वत पर स्थित है, ठीक है, विंध्याचल पर्वत पर। चलिए अगला प्रश्न है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है? तृतीयक क्षेत्र का अंश जो है ये तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है कि वह बढ़ जा मतलब क्या होता है? बढ़ता जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 22 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा जो है बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है? बिहार का राजकीय प्रतीक जो है ये नहीं है। देखो ये जैसे कि ऑप्शन नंबर डी राजकीय नदी गंगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो बिहार का राजकीय वृक्ष क्या होता है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष जो है ये पीपल होता है, ठीक है। और इस राज्य का राजकीय पक्षी जैसे हुई होता है ये गरैया होता है। और हिंदी हिंदी उर्दू बिहार का राजकीय भाषा होता है। कौन सा? जैसे कि एक हिंदी हो जाएगा, एक उर्दू हो जाएगा। यहाँ पर मतलब दो भाषा चलता है, एक हिंदू एक उर्दू, मतलब एक हिंदी एक उर्दू, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि रिफिन्स किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? रिफिन्स जो है ये किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? रिफिन्स देखो ये जैसे कि मिस्र की सभ्यता से, किससे सभ्यता से? मिस्र की सभ्यता से जो है ये संबंधित है। देखो मिस्र की सभ्यता की हम बात कर ले तो इसकी सभ्यता जैसे कि 3000, ठीक है, 3000 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, ठीक है, 1750 ईसा पूर्व जो सी कांस्य युगीन सभ्यता जैसे कि नील नदी के किनारे पनपी थी। कहाँ पर? नील नदी के किनारे, ठीक है, नील नदी के किनारे। देखो मिस्र को जो है नील नदी का उपहार भी कहा जाता है। लेकिन कृषि इस सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था। क्या था? कृषि। और मिस्र के राजा जैसे कि फेरोह कहलाते थे। कौन कहलाते थे? फेरोह। फेरोह जो है ना ये मिस्र के राजा कहलाते थे। चलिए अगला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध क्या है कि कलिंग युद्ध में कौन मतलब जो है सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? कलिंग के युद्ध में देखो कलिंग के युद्ध में जो है सर्वाधिक प्रभावित जैसे कि अशोक। कौन? ये अशोक हुआ था, ठीक है, अशोक। देखो अशोक जैसे कि 216 ईसा पूर्व, ठीक है, अशोक ने 216 ईसा पूर्व में जो है कलिंग पर आक्रमण किया था। और इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और बौद्ध धर्म की दीक्षा इसे उपगुप्त क्या कहते हैं? इसे उप उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से दिलाया गया था, ठीक है। चलिए और कलिंग की पहली राजधानी की मतलब बात कर ले तो पहली राजधानी जैसे कि तोसली थी। कौन? क्या थी? तोसली। कलिंग की पहली राजधानी जो है ना ये तोसली थी, तोसली। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 25 नंबर में प्रश्न है कि अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हुए कौन मारे गए थे?
अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हुए। देखो ये टीपू सुल्तान, कौन, ये टीपू सुल्तान, समझ सकते हैं कौन, टीपू सुल्तान। देखो अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हुए मारे गए, लेकिन टीपू सुल्तान जो ये हैदर अली का बेटा था, कौन था, ये जो है ना टीपू सुल्तान जो है ये जो है ना हैदर अली का क्या था, पुत्र था। और इसने अपनी राजधानी जैसे कि श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का मतलब वृक्ष मतलब लगवाया और जेकोबिन क्लब का सदस्य ही बना लिया था। लेकिन इसकी मृत्यु जो है ना, इसकी मृत्यु जैसे कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, ठीक है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जैसे कि 1799 में, ठीक है, 1799 में हो गई थी। और प्रथम आंग्ल मैसूर का युद्ध जैसे कि 1767, ठीक है, ये 1767 से लेकर 69 तक चला था। और दूसरा की हम बात कर ले तो दूसरा युद्ध जो है ना, इसका दूसरा युद्ध जैसे कि 1780 से लेकर 84 तक चला था, जिसको हम लोग वारेन हेस्टिंग्स भी कहते हैं। और तीसरा युद्ध जो है, इसका तीसरा युद्ध, तो ये तीसरा युद्ध जैसे कि 1790 से 92 में जैसे कि कार्नवालिस, कौन था, कार्नवालिस। और ये एक चौथा युद्ध था जो कि 1799 में हुआ था, जो कि लॉर्ड बेलजेली, क्या जगह लॉर्ड बेलजेली था। तो इस टाइप से जो है टीपू सुल्तान जो कि अंग्रेजों के युद्ध मतलब विरुद्ध युद्ध करते हुए मारे गए थे। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर की, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है ये कौन सी है। भारत की सबसे मतलब पुरानी पर्वत श्रृंखला के बारे में आपको बताना है। देखो ये अरावली, क्या हो जाएगा, ये अरावली, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरावली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भूकंप सर्वाधिक किस क्षेत्र में आता है। भूकंप जो होता है सबसे अधिक किस क्षेत्र में आता है। देखो ये अमेरिका का एक पूर्वी तट होता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर नहीं आता है, बल्कि ये भूकंप सर्वाधिक बोला, ठीक है। तो भूकंप जो है सबसे अधिक जो होता है ये पूर्वी एशिया में आता है, ठीक है, कहाँ पर आता है, पूर्वी एशिया में जो है भूकंप सबसे अधिक आता है। देखो भारत को 3 भूकंप क्षेत्र में विभाजित किया गया है, ठीक है। भारत को सबसे पहले जैसे कि इसका भूकंप होता है भारत में, तो ये हिमालय क्षेत्र से होता है, ठीक है, ठीक है, हिमालय क्षेत्र से। दूसरा जैसे कि गंगा गंगा और एक क्या कहते हैं, सिंधु की मैदान से, सिंधु मैदान से। और तीसरा जो होता है भारत में मतलब भूकंप आता है, ये प्रायद्वीपीय भारत से होता है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत से, यानी कि 3 और से जो है भारत में भूकंप का प्रभाव होता है, ठीक है। देखो हिमालय क्षेत्र को सबसे अधिक भूकंप भी प्रभावित क्षेत्र ही माना गया, लेकिन भूकंप केंद्र के चारों और असमान भूकंपीय तीव्रता की खींची जाने वाली रेखा, जिसको हम लोग जो है सम भूकंपीय रेखा कहते हैं, तो वो मतलब जो है खींचा गया। और प्रशांत महासागर जैसे कि तटीय पेटी के विश्व के लगभग जैसे कि विश्व के लगभग 66% कितना जो है 66% जो है ना प्रतिशत भूकंप की उत्पत्ति होती है। और इस पेटी को अग्नि वलय या रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, क्या कहता है, रिंग ऑफ फायर, इस मतलब अग्नि पेटी को, ठीक है। तो इस टाइप से जो है ना भूकंप सर्वाधिक जो है आता है ये मतलब पूर्वी एशिया से ही आता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। तो आज का प्रश्न जो है ये हमारा 7 नंबर प्रैक्टिस सेट था। और इससे पहले भी हम लोग जो है कई प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। यदि वो सब प्रैक्टिस नहीं लगाए हैं तो टेलीग्राम पर जाएंगे आप, वहाँ से जो आप सभी प्रैक्टिस सेट जो है आपको वहाँ से उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ जो है आप भी वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।